गाड़ी गली का मोड़ लांघकर बहू बाजार की सड़क पर पहुंची। क्षितिज सोच रहा था कि एक भूल हो गई। मैंने हरेंद्र से यह नहीं कह दिया कि कल परसों या बीच बीच में कभी कभी आकर कमला की खैर खबर लेते रहना। खैर कुछ हर्ज नहीं, वह आप ही आवेगा और फुर्सत पाते ही आएगा, इसमें संदेह नहीं है। बड़ी सड़क पर पहुंचकर क्षितिज मन ही मन हिसाब करने लगा। कमला और कै दिन मेरे यहाँ रह सकती है। कल हरेंद्र कमला के बाप को चिट्ठी लिखेगा, एक दिन हुआ। परसों वह पत्र पाएंगे, परसों ही क्या पा जाएंगे, देहात का डाक खाना है। दो एक दिन देर भी हो सकती है, लेकिन वह जगह तो कलकत्ते से बहुत दूर नहीं है। अच्छा मान लो परसों चिट्ठी उन्हें नहीं मिली, 2 दिन हुए, उसके दूसरे दिन तो वह घर से रवाना हुए होंगे और उसी दिन शायद कलकत्ते भी पहुंच जाएंगे। 3 दिन हुए, उसके दूसरे दिन कमला को लेकर अपने गांव चले जाएंगे। बस 4 दिन और कमला को देख पाऊं, उसके बाद और किसी दिन जिंदगी भर उसे देख पाने की कोई संभावना नहीं। क्षितिज के हृदय को चीरती हुई एक लंबी सांस निकल पड़ी। पटल डांगे में अपने डेरे पर पहुंचकर सीढ़ियों पर जो कुछ ऊपर चढ़कर क्षितिज ने देखा, उसके बैठने के कमरे में कमला टेबल पर झुकी हुई एक किताब हाथ में लिए पढ़ रही है। वह ऊपर उठकर बरामदे में जा खड़ा हुआ, किंतु कमला पढ़ने में ऐसी तन्मय हो रही थी कि क्षितिज के पैरों की आहट भी उसे सुनाई नहीं पड़ी। सामने बिजली का टेबल लैंप चल रहा था। कमला के मुख पर मंडल पर बत्ती के ऊपर से हरे रंग की शेड से छनकर निकल रहा पन्ने के रंग का प्रकाश पड़ रहा था। उस कोमल प्रकाश में कमला का मुख बहुत ही शांतशील और स्निग्ध दिखाई देता था। क्षितिज मुग्ध होकर कमला की मुख शोभा देखने लगा। लगभग आधे मिनट तक दर्शन करते रहने के बाद एक हल्की सी सांस लेकर अपने मन में उसने कहा, बस बस और 4 दिन देख लूं। क्षितिज के कमरे में पैर रखते ही कमला चौंक उठी। किताब बंद करके क्षितिज की ओर देखकर कमला ने पूछा, आ गए? हरेंद्र दादा कहाँ हैं? यह प्रश्न सुनकर हरेंद्र दादा के लिए इतना आग्रह देखकर क्षितिज का मन कुछ व्यथित हो उठा, किंतु उसने उसी समय अपने को संभाल कर कहा, वह तो नहीं है, कहते थे कहीं उनको दावत में जाना है। यह कहते कहते आकर टेबल को की दूसरी ओर पड़ी हुई एक कुर्सी खींचकर उस पर वह बैठ गया। कमला सिर झुकाकर कुछ सोचने लगी। अंत को पूछा, आप लोगों ने क्या सलाह की, कुछ ठीक हुआ? क्षितिज, हाँ, जो कुछ सलाह हुई थी सो सब संक्षेप में क्षितिज ने कमला को सुना दिया। सुनकर कमला ने कहा, हाँ जान पड़ता है यही अच्छा होगा। पिताजी आ जाए, उनके आ जाने पर फिर कोई चिंता की बात नहीं रह जाएगी। वह नाराज तो ना होंगे? क्षितिज ने पूछा। कमला, नाराज होंगे? आपको वह हृदय से लाखों आशीर्वाद देंगे। यदि आप ना मिल जाते तो उनकी लड़की क्या अब तक जीती रहती? मैं तो मर ही जाती। आपने मेरी रक्षा की, जान बचाई। आप पर नाराज होंगे? कभी नहीं। थोड़ी देर पहले क्षितिज के मन में जो कुछ दुख हुआ था वह सब सुनकर एकदम दूर हो गया। कमला के साथ उसके माँ बाप की, उसके भाई की बातचीत खूब जम गई। गांव के लोगों की बातों के प्रशंसा में कमला ने कहा, चिट्ठी पिताजी के हाथ में कुशल सेम से पहुंच जानी चाहिए, बस काम बन जाएगा। क्षितिज ने कहा, सो यह बात हम लोग पहले ही सोच चुके हैं। हरेंद्र से मैंने चिट्ठी रजिस्ट्री कराकर भेजने को कह दिया है। कमला ने कहा, सो रजिस्ट्री? किंतु कल तो इतवार है, वहाँ क्या इतवार को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी जाती है? हमारे गांव के डाकखाने में तो नहीं ली जाती। क्षितिज ने कहा, ठीक तो है, कल इतवार होने का तो हम में से किसी को ख्याल ही ना था, ना कल रजिस्ट्री चिट्ठी नहीं भेजी जा सकेगी। खैर अच्छी बात है, और एक दिन मिला। अंत की बात सहसा क्षितिज के मुख से निकल गई। क्षितिज बहुत ही लज्जित हुआ और संकुचित हो पड़ा। कमला एक टक क्षितिज के मुख की ओर आश्चर्य से ताकने लगी। उसने पूछा, और एक दिन कैसा मिला? क्षितिज में मस्तिष्क में जैसे गड़बड़ी मच गई। उसने सिर पिटाकर कहा, एक दिन यही बात सलाह मशवरा करने के लिए, और एक दिन का समय? ओह, कहकर कमला जैसे कुछ संदेह की दृष्टि से क्षितिज की ओर देखती रही। क्षितिज एकाएक कह उठा, वो 9 बजने को है। बीमार आदमी, आपने अभी तक भोजन नहीं किया? भोजन तैयार होने में क्या देर है, जाऊं देख लूं? कहकर वह चटपट नीचे उतर गया। कमला टेबल पर दोनों कोहनी टेककर गाल पर हाथ रख के बैठी सोचने लगी। थोड़ी देर में मेहरी आई। उसने कमला के लिए चौका लगा दिया। महाराज थाली परोस कर रख गया। क्षितिज ने आकर कमला से कहा, जाइए भोजन कर लीजिए और खा पीकर सो जाइए। पास ही के दूसरे कमरे में कमला के सोने का प्रबंध था। मैरी भी वहीं सोई थी। इधर कई दिनों से कमला रात को भोजन करने के बाद ही सोने वाले कमरे में चली जाती थी, इधर नहीं आती और न क्षितिज से उसकी भेंट ही होती। क्षितिज ने कहा, जाइए खाना परोस रखा है। जाती हूँ कहकर कमला ने सिर झुका लिया, गई नहीं। मेहरी ने भी आकर कहा, माँ जी चलिए। आती हूँ, तू चल। मेहरी चली गई। कमला ने क्षितिज से कहा, आप कब भोजन करेंगे? आप ही पहले भोजन कर लीजिए। क्षितिज, मेरे भोजन का समय नहीं हुआ, देर है, अभी तो 9 बजे हैं। आपकी तबीयत अभी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, अभी आप कमज़ोर भी हैं। आप देर न कीजिए, जल्दी खाकर सो जाइए। जाइए, पूरियाँ ठंडी हो रही हैं।
कमला ने कहा, जाती हूँ। मुंह से तो जाने को कहा, पर कमला उठी नहीं, सिर झुकाए जैसे कुछ सोचती रही। उसके बाद सिर उठाकर सब संकोच जैसे दूर करके उसने कहा, आप मुझे एक अधिकार क्या दीजिएगा? क्या? कहिए। आज से मैं आपको दादा कहूँगी। आप यह सोच सकते हैं कि इतने दिन बाद एकाएक यह ख्याल क्यों पैदा हुआ? इस बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि आप जब मेरे बाल्य बंधु हरेंद्र दादा के मित्र हुए, तब मेरे भी दादा ठहरे ना, है ना? ठीक। क्षितिज ने तनिक फीकी हंसी हंसकर कहा, शायद ठीक है। शायद क्यों? आपके तो बहन नहीं है। आदमी के एक बहन होना तो जरूरी है। क्षितिज, शायद रहनी चाहिए। कमला, आप सभी बातों में शायद की परख क्यों लगा देते हैं? आज से मैं आपकी बहन हुई, आप राजी है ना? क्षितिज ने धीरे से कहा, हाँ। कमला, अच्छी बात है। और एक प्रार्थना यह है कि जब मैं आपकी छोटी बहन ठहरी, तब आप मुझे आप कहकर संबोधन ना करें। क्षितिज ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। जाओ अब भोजन करो। जाती हूँ दादा, कहकर कमला चल दी। बीच का दरवाजा भिड़कर क्षितिज कुर्सी पर बैठ गया। बैठते ही गहरी चिंता में डूब गया। 3 दिन बाद रात के 10 बजे के समय क्षितिज ने बहू बाजार के हरेंद्र के डेरे में जाकर उसे पूछा, मैत्र महाशय की खबर क्या है? वह आए? हरेंद्र, ना, चिट्ठी तो ठीक पते से भेजी गई थी। हरेंद्र, जी हाँ, पते में कहीं गलती हो सकती है। बात यह हुई कि जिस दिन भेजना तय हुआ था उसके सवेरे इतवार था, इसलिए उस दिन चिट्ठी जा नहीं सकी। कल सोमवार को रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी गई है। आपके गांव में यहाँ की चिट्ठी कब पहुँचती है? हरेंद्र, दूसरे दिन पहुँच जाती है। तो आज उन्हें चिट्ठी मिल गई होगी। उधर से गाड़ी किस वक्त आती है? क्या अभी तक उसके आने का समय नहीं हुआ? हरेंद्र, 10 बजे के लगभग हमारे गांव में डाक बढ़ जाती है। चिट्ठी पाते ही अगर रवाना होते तो अब तक जरूर ही पहुंच जाते। क्षितिज, आज नहीं तो कल आएंगे। हरेंद्र, यह भी तो हो सकता है गांव में ना हो, किसी यजमान के यहाँ गांव के बाहर गए हों, फिर जब लौटेंगे तब चिट्ठी देखेंगे। कहीं ऐसा हुआ तो 2-1 दिन और देर हो सकती है। कमला की तबीयत अब कैसी है? अच्छी ही है। आप तो उस दिन के बाद देखने नहीं आए। हरेंद्र, फुर्सत नहीं मिली क्षितिज बाबू। कल या परसों तीसरे पहर के लगभग आऊँगा। आप उस वक्त घर पे रहेंगे ना? क्षितिज, रहूँगा क्यों नहीं, आइएगा अवश्य। अच्छा, जाता हूँ, नमस्कार। 2 दिन बाद हरेंद्र क्षितिज के डेरे में आया, लेकिन कमला के पिता का कोई समाचार नहीं लाया। दिन पर दिन बीतने लगे। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन तब भी कोई समाचार नहीं मिला। कमला की गैर हाजिरी में हरेंद्र क्षितिज दोनों इस बारे में बात करते और तरह तरह के अनुमान लड़ाते थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं कर पाते। चिट्ठी रजिस्ट्री से भेजी गई थी, इसलिए वह जरूर पहुंच गई होगी, यह भी निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। रजिस्ट्री चिट्ठी के पहुंचने में ही गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। पहले की चिट्ठी कहीं इधर उधर हो गई, यह सोचकर हरेंद्र ने फिर उसी मजमून की और एक चिट्ठी लिखकर रजिस्ट्री कराकर भेज दी। देखते थे ही देखते इसको भी कई दिन हो गए। पहली चिट्ठी को भेजे हुए 3 सप्ताह से अधिक समय बीत गया था, तब भी ना कुछ उत्तर आया और ना मैत्र महाशय के ही दर्शन हुए। अब क्या करना चाहिए? नित्य इसी विषय पर बातचीत होती है, परंतु कुछ ठीक ना होता। कमला के यहाँ रहते 1 महीने से अधिक हो गया। उसने अब रोना धोना भी शुरू कर दिया। क्षितिज भरसक उसे सांत्वना देता, हरेंद्र भी बीच बीच में आकर उसे धीरज बंधा जाता। कमला कहती, जान पड़ता है पिताजी जीवित नहीं है। जिंदा होते तो वह निश्चय ही आते, कम से कम चिट्ठी का जवाब तो आता। पहली चिट्ठी भेजने के ठीक 1 महीने बाद 3 बजे के समय हरेंद्र एक तरह से दौड़ता हुआ क्षितिज के डेरे पर उपस्थित हुआ। उसने क्षितिज के हाथ में एकाएक सरकारी लंबा लिफाफा देकर कहा, अजी इसे देखो। इस 1 महीने में दोनों आदमियों में इतनी घनिष्ठता हो गई कि अब आप जनाब का तकल्लुफ बिल्कुल उठ गया। क्षितिज ने देखा, वह लिफाफा डेड लेटर ऑफिस से आया है। उसके भीतर वही हरेंद्र की पहली चिट्ठी रखी थी। लिफाफे की पीठ पर उस गांव के डाकिये ने अपने हाथ से लिख दिया, चिट्ठी पाने वाले यहाँ नहीं है, कलकत्ते गए हैं, इसलिए चिट्ठी जमा की जाती है। नीचे उस दिन की तारीख लिखी है, उसी के नीचे 1 सप्ताह बाद की तारीख में उसी पियोन के हाथ की लिखी दूसरी कैफियत है। मालिक अभी तक कलकत्ते से नहीं लौटा, कब आएगा ये कोई बतला नहीं सकता। चिट्ठी वापस की जाती है। उस दिन हरेंद्र संध्या के बाद तक क्षितिज के यहाँ ही रहा। कमला के साथ उसका यह परामर्श ठीक ही हुआ। अब उसे उसके स्वामी के पास लखनऊ ले जाना ही उचित है। क्षितिज ने कहा, तो फिर यही कीजिए, वहीं इनको ले जाइए, सब हाल उन्हें अच्छी तरह समझाकर वहीं छोड़ाइए। हरेंद्र ने कहा, अकेले मेरे जाने से काम नहीं बनेगा, तुमको भी चलना पड़ेगा। तुमने किस हालत में कमला को सड़क पर पाया था और किस कारण उसको इतने दिन यहाँ रहने के लिए विवश होना पड़ा, ये सब बातें सतीश बाबू को तुम्हारे मुँह से सुननी चाहिए। मामला जैसा संगीन हो गया, वैसा ही साक्षी प्रमाण वगैरह खूब मजबूती के साथ अच्छी तरह पेश किए बिना काम नहीं चलेगा।
क्षितिज राजी हुआ, लेकिन बोला इस समय तो कॉलेज की नागा से बड़ी हानि होगी भाई, सब पढ़ाई चौपट हो जाएगी। यूं ही मेरी हाजिरी के नंबर कम है, अब और गैर हाजिरी होने से शायद मैं परीक्षा ही ना दे पाऊँ। अगले सप्ताह में शुक्रवार तथा शनिवार को ईद की छुट्टी है, इतवार मिलाकर 3 दिन हुए, इसी समय जाना ठीक होगा। बृहस्पतिवार को शाम की गाड़ी से रवाना होकर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचेंगे। रविवार को वहां से चलकर सोमवार को फिर कलकत्ते आ जाऊंगा और कॉलेज की पढ़ाई में शामिल हो जाएंगे। यही सलाह ठीक रही। यह भी तय हो गया कि सतीश बाबू को पहले से चिट्ठी लिखकर आने की सूचना देने की जरूरत नहीं। यात्रा के दिन तीसरे पहर महरी कमला की चोटी गूंथ रही थी। उस समय कमला की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महरी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, रोती क्यों हो बहू? कमला ने कहा, जाती तो हूँ महरी, लेकिन भाग्य में क्या लिखा है क्या होगा सो तो नहीं जानती। महरी ने कहा, क्यों बेकार तबीयत ओछी कर रही हो बहू? भाग्य में सब अच्छा ही लिखा है, तुम तो साक्षात सती लक्ष्मी हो, तुम्हारा भला ही होगा। बॉम्बे मेल में एक डिब्बा फर्स्ट और सेकंड क्लास मिला हुआ ऐसा रहता है जिसे मुगल सराय में अलग करके लखनऊ लाइन में जाने वाली डाक गाड़ी में जोड़ देते हैं, अर्थात उसके यात्रियों को मुगल सराय में उतरकर गाड़ी नहीं बदलनी पड़ती, उसी में बैठकर जाना तय हुआ। संध्या के उपरांत क्षितिज कमला को लेकर बऊ बाजार में हरेंद्र के डेरे पर जाएगा। वहां से हरेंद्र को साथ लेकर स्टेशन पहुंचेगा, यह निश्चय किया गया। शीघ्र खाने पीने से छुट्टी पाकर क्षितिज और कमला हरेंद्र के डेरे पर जाने को तैयार ही थे कि इसी समय अचानक क्षितिज को उसके कलकत्ते में रहने वाले अत्यंत घनिष्ठ मित्र की एक बहुत जरूरी चिट्ठी आदमी के मार्फत मिली। मित्र ने लिखा था, एक बहुत जरूरी काम है, 5 मिनट के लिए मुझे मिल लो। क्षितिज असमंजस में पड़ गया। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि जोड़ा साको में रहने वाले उक्त मित्र ने से मिलकर फिर हरेंद्र को लेने आने में, वहां से स्टेशन जाने में गाड़ी का टाइम निकल जाएगा, गाड़ी नहीं मिल सकेगी। क्षितिज को एक उपाय सूझ गया। उसने नौकर से कहा, बड़ी सड़क पर जाकर एक टैक्सी जल्दी से ले आए। 5 ही मिनट में नौकर ने आकर खबर दी, टैक्सी दरवाजे पर खड़ी है। क्षितिज कमला के साथ नीचे उतरा। उसकी अपनी मोटर भी तैयार खड़ी थी। कमला को अपनी गाड़ी पर बैठाकर क्षितिज ने ड्राइवर से कहा, इन्हें बऊ बाजार में हरेंद्र के डेरे में ले जाओ। हरेंद्र बाबू को भी सवार कराकर चटपट हावड़ा स्टेशन पर आना। मैं एक जरूरी काम करके इसी टैक्सी पर हावड़ा आता हूँ। हरेंद्र से कह देना मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। क्षितिज की गाड़ी कमला को लेकर चल दी। टैक्सी जोड़ा साको की ओर चली। जोड़ा साको का काम खत्म करके क्षितिज जब टैक्सी पर बैठा तब बॉम्बे मेल के छूटने में 15 मिनट बाकी थे। क्षितिज ने हुक्म दिया, जोर से चलाओ। टैक्सी पूरे वेग से छोड़ दी। हावड़ा पुल के पास आते ही एक सेकंड क्लास किराए की घोड़ा गाड़ी से टैक्सी की भिड़ंत हो गई। घोड़ा गाड़ी के दोनों घोड़े धक्के से मुंह के बल जा गिरे। टैक्सी के ड्राइवर और गाड़ी के कोचमैन की भी जवानी भिड़ंत हो गई। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराकर गाली गलौज करने लगे। तमाशा देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आकर झगड़ा रोका। टैक्सी के साथ ही घोड़ा गाड़ी के नंबर भी नोट कर लिए गए। घोड़ा गाड़ी के दोनों सवारों में जो आदमी बादामी शॉल ओढ़े था, पुलिस के सिपाही से उसका नाम व पता पूछा, शायद मुकदमे में गवाही देने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है श्री योगेंद्र नाथ मित्र, घर कालीग्राम, जिला बर्धमान में। कालीग्राम बर्धमान जिला? सुनकर क्षितिज समझ गया कि यह कमला के ही गांव के आदमी है, लेकिन हरेंद्र के ही पिता का नाम योगेंद्र नाथ है, यह तो बेचारे को मालूम न था। वह यह भी नहीं जान सका कि योगेंद्र बाबू के साथ ही कमला के पिता हरनाथ मैत्र हैं। दोनों आदमी अभी गाड़ी से उतरे थे और हरेंद्र के डेरे पर जा रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने गाड़ी के घोड़ों को उठाकर खड़ा कर दिया। टैक्सी स्टेशन की ओर गाड़ी बऊ बाजार को चल दी। ट्रेन छूटने में केवल 3 मिनट बाकी थे। इसी समय क्षितिज प्लेटफार्म पर दाखिल हुआ। हरेंद्र गाड़ी की खिड़की से सिर निकाले उसी की प्रतीक्षा में फाटक की ओर देख रहा था। क्षितिज के पहुंचते ही उसने कहा, खैर तुम आ गए, मैं तो समझता था तुम ना आ सकोगे। वो बड़े झंझट में पड़ गया था भाई। रास्ते में किराए की गाड़ी से घोड़ा गाड़ी से टैक्सी भिड़ गई। हरेंद्र ने उत्सुक होकर कहा, कैसे, चोट तो नहीं लगी? नहीं कहकर क्षितिज गाड़ी में सवार हो गया। बैठकर संक्षेप में उसने सब हाल कह सुनाया। फिर बोला, और भी मजा यह हुआ कि उस गाड़ी में जो आदमी सवार था वह तुम्हारे ही गांव के आदमी थे। पुलिस के पूछने पर उनमें से एक आदमी ने अपना घर कालीग्राम बर्धमान जिला बताया। कालीग्राम के रहने वाले कौन थे क्षितिज दादा? क्षितिज ने कहा, नाम भी तो बतलाया था, भला भला सा नाम था, भूला जा रहा हूँ, शायद यतीन्द्र नाथ का था। हाँ, यतीन्द्र नाथ। किंतु यतीन्द्र नाथ मित्र तो हमारे गाँव में कोई नहीं है। हरेंद्र भी इस नाम के किसी ग्रामवासी को ना बतला सका। इतने में ही गार्ड ने हरी रोशनी हिलाकर सीटी दे दी और बॉम्बे मेल धीरे धीरे चल पड़ी। उधर योगेंद्र मित्र कमला के पिता के साथ बऊ बाजार में हरेंद्र के मेस में जाकर उपस्थित हुए।
गाड़ी वान को किराया देकर विदा करने के लिए मेस के भीतर योगेंद्र मित्र ने यहाँ रहने वाले आदमियों से पूछा, हरेंद्र बाबू किस कोठरी में रहते हैं? एक आदमी ने हाथ का इशारा करके कहा, वह 3 मंजिले पर पूर्व दक्षिण कोने में जो कोठरी है उसी में रहते हैं। दोनों ने 3 मंजिले पर चढ़कर ही पूर्व दक्षिण कोने की कोठरी के सामने जाकर देखा। हरेंद्र का खास नौकर उन्हीं के गांव का अहीर खुदीराम घास के फर्श के ऊपर बैठा नारियल का हुक्का हाथ में ले एकाग्र मन से चिल्लम की आग फूंक रहा है। खुदीराम ने अपने जमींदार बाबू को इस तरह एकाएक उपस्थित देखा तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। हुक्के को एक तरफ दीवार के सहारे रखकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। अरे क्यों रे खुदीराम, सब कुशल तो है? जी हुजूर, आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। योगेंद्र ने पूछा, हरेंद्र कहाँ है? जी वह पश्चिम की तरफ घूमने गए हैं। योगेंद्र, कब? जी आज ही गए हैं, यही आधा घंटा हुआ, बॉम्बे मेल से गए। लौटेंगे कब? जी सोमवार के दिन लौट आने को कह गए। योगेंद्र, अकेली गई या कोई और साथ है? जी साथ तो नहीं देखा, सिर्फ। इतना कहकर खुदीराम रुक गया, इधर उधर देखने लगा। हाल ही में उसके गांव का ग्वाला कलकत्ते आया था। उसके मुंह से खुदीराम ने कमला और हरेंद्र के संबंध की अफवाह कुछ कुछ सुनी थी। योगेंद्र मित्र उसे रुकते देखकर चिल्ला उठे, सिर्फ क्या रे, ठीक ठाक हाल बता, नहीं तो मारे जूतों के सिर का एक बाल ना छोड़ूंगा। खुदीराम हाथ जोड़कर कांपते कांपते बोला, हुजूर उनके जाने के पहले दरवाजे पर एक मोटर गाड़ी ठहरी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर भैया ने कहा, चलो। मैं उनका बैग, छाता, छड़ी वगैरह पीछे पीछे लेकर गए। बाबू ने गाड़ी के पास जाकर कहा, कमला तुम अकेली ही आई हो? मैंने भी गाड़ी के भीतर देखा, इन्हीं हरनाथ दादा की बेटी कमला रानी गाड़ी में बैठी थी। बिटिया यहाँ किस तरह आई है तो कुछ मेरी समझ में नहीं आया भैया। भैया से भी इस बारे में कुछ पूछने का वक्त नहीं मिला। भैया जैसे सवार हुए वैसे ही गाड़ी चली गई। हरनाथ मित्र हाय जगदीश्वर कहकर धम से एक कुर्सी पर निर्जीव होकर बैठ गए। योगेंद्र बाबू ने फिर पूछा, अच्छा तूने कमला को किसी और को कलकत्ते में देखा था? खुदीराम ने हाथ जोड़कर कहा, जी नहीं हुजूर, और किसी दिन नहीं देखा, यही पहली बार देखा। मैं यह बात हुजूर के पैर छूकर कसम खाकर कह सकता हूँ। खुदीराम ने योगेंद्र बाबू के पैरों पर हाथ रख दिया। योगेंद्र बाबू ने पूछा, किस गाड़ी से गए हैं? तूने बतलाया बॉम्बे मेल से। जी हाँ हुजूर। एक लंबी हूँ कहकर योगेंद्र मित्र भी कुर्सी पर बैठ गए। बैग से टाइम टेबल निकालकर चश्मा लगाकर उन्होंने खुदीराम से रोशनी दिखाने को कहा। खुदीराम रोशनी दिखाने लगा। योगेंद्र बाबू ने टाइम टेबल देखकर कहा, बॉम्बे मेल हावड़ा स्टेशन से 9:35 पर छूटती है। अब कलकत्ता टाइम 9:45 है। गाड़ी को स्टेशन से रवाना हुए 10 मिनट हो गए। बॉम्बे मेल स्थान और काल की असीमता का जैसे उपहास करती, भग भग करके धुआं उगलती हुई दौड़ी चली जा रही थी। जैसे मायासुर के बालक ने एक हवाई में आग लगाकर मैदान के ऊपर छोड़ दिया। बाहर के मैदान के घने अंधकार में बाहर के पेड़ों के झुरमुट जमे हुए अंधकार ही के टुकड़े से प्रतीत होते थे। उसी अंधकार में गाड़ी के भीतर की रोशनी उड़ रही जुगनुओं के समान चमक रही थी। उस दुर्दांत वेग से चल रही गाड़ी के भीतर बैठे हुए कमला, क्षितिश और हरेंद्र तीनों जने अनुभव कर रहे थे कि यह जैसे उनके भाग की गति हो, उन्हें खींचकर कहाँ लिए चली जा रही है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। कमला अपने स्वामी के पास जा रही है, वही स्वामी जो उसे एक दिन भी देखे बिना नहीं रह सकता था, उसी के पास इतने दिन की जुदाई के बाद जा रही है। इससे कमला के मन में आनंद अधिक था या भय, यह वह स्पष्ट ठहरा नहीं सकती थी। कमला सोच रही थी, इतने दिन से वह घर के बाहर रह गई है। यह खबर अगर सतीश को लग भी गई तो क्या वह उसकी बात पर विश्वास करके उसे ग्रहण कर सकेंगे? कमला के अब तक कोई बच्चा ना होने के कारण उसकी सास तो यूं ही अपने लड़के का दूसरा ब्याह करने को तैयार थी। केवल लड़के की राय न होने के कारण वह अब तक अपना यह शुभ संकल्प पूरा नहीं कर पाई। इस समय अगर कमला की सास इसी अपवाद की आड़ लेकर लड़के की खींच का सुनहला मौका पाकर अपने इरादे को अब तक पूरा कर चुकी हो, तब वह वहां जाकर देखेगी कि उसकी जगह और एक स्त्री आकर बैठ गई है। केवल घर पर ही नहीं, स्वामी के हृदय पर भी उसका पूरा पूरा अधिकार हो गया। वहां अब ना घर में और ना स्वामी के हृदय में कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है। इतने दिन तक शायद सतीश ने उसकी बड़ी खोज की होगी, लेकिन उसने तो इतने दिन तक अपनी कुछ भी खबर नहीं दी, पिताजी को भी कोई समाचार नहीं दिया। अतएव अगर वह ससुराल से और स्वामी के हृदय से निकाल दी गई हो, बेदखल हो गई हो, तो उसके लिए कौन दोषी है? उसका स्वामी और उसकी सास या वह खुद? कमला कुछ भी निश्चय नहीं कर सकी। अच्छा, अगर उसके स्वामी ने सचमुच अपना दूसरा ब्याह कर लिया तो उसकी क्या गति होगी? अगर इस समय स्वामी उसकी यह सब बातें सुनकर उन पर विश्वास करके उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या वह सौत के साथ रह सकेगी?
जिस घर और जिस हृदय पर अब तक एकमात्र उसी का अधिकार था, उसी अधिकार के लिए अब और एक बिल्कुल ही अजनबी औरत के साथ नित्य झगड़ा झंझट करना पड़ेगा। और अगर इसके स्वामी और सास ने उसे ग्रहण नहीं किया, तब तो सब झगड़ा ही खत्म हो गया। तब वह किसके दरवाजे पर जाकर खड़ी होगी? कौन उसे आश्रय देगा? मायके में जाने पर बहुत संभव है माता पिता उसका त्याग न कर सके, लेकिन 1 महीने के बाद स्वामी के घर और हृदय से निकाली जाने पर वह कौन सा मुंह लेकर माँ बाप के सामने खड़ी होगी? वे ही क्या अब तक उस पर विश्वास कर सकेंगे, या वह उनसे पहले किसी ममता पा सकेगी? स्वामी ने अविश्वास करके जिसे दुत्कार दिया, 1 महीने से कहाँ रही, क्या करती रही, यह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसे घर में बिठा लेने से उसके पिता समाज सिर पे उठा नहीं सकेंगे। अपने पिता का ऊंचा सिर करके वह केवल जरा सा आश्रय पाएगी जो घृणा के विष से भरा हुआ होगा। उठते बैठते ही झिड़की, अपमान के अत्याचार असहनीय होगा। लेकिन अगर वह आश्रय भी उसे नहीं मिला, क्षितिज ने उसे असहाय और विपत्ति में पड़ी हुई देखकर आश्रय दिया था, उसके घर में वह जिंदगी भर किस अधिकार से रहेगी? क्षितिज ही उसका सदा भरण पोषण क्यों करेगा? किंतु उसी समय कमला को क्षितिज की उस दिन की बात याद आ गई। चलो एक दिन और मिला। उसको अपने पास रखने का जो आग्रह क्षितिज के इस असावधानी में मुंह से निकल गए और फिर सावधानी से ढके वाक्य में प्रकट हो रहा था, उससे तो यह आश्रय भी उसके लिए खटके से खाली नहीं। उसके प्रति क्षितिज के मन का भाव केवल इसी एक वाक्य से पकड़ा नहीं गया, वह तो उसकी हर घड़ी के प्रत्येक दृष्टिपात से साफ जाहिर होता रहता है। कमला को देख पाते ही उसके मन की प्रसन्नता आंखों के कोने में झकाई देकर उसकी दृष्टि को उज्जवल बना देती है। उसको वह यद्यपि लाख छिपाना चाहता है, लेकिन वह छिपाए नहीं छिपती। मन में ख्याल आते ही कमला ने मुंह फेरकर देखा। गाड़ी के भीतर दूसरी ओर बेंच पर कोने में दीवार का सहारा लगाए पैर फैलाए क्षितिज बैठा है, किंतु उसकी दृष्टि आरती की दीपशिखा की सुनहली किरणों के समान कमला के चेहरे पर आकर पड़ रही है। मन ही मन कांप उठी कमला। कमला ने अपनी दृष्टि उधर से हटा ली। उसी अवसर में कमला की दृष्टि एक बार हरेंद्र की ओर भी हो आई। हरेंद्र डिब्बे के बीच बेंच पर लेटा हुआ था। हरेंद्र की दृष्टि उस सेकंड क्लास के डिब्बे में हरे आवरण के बंद उज्जवल प्रकाश के आसपास, फानूस के भीतर बंद रोशनी के आसपास पतंग की तरह चंचल होकर छटपटा रही है। कमला ने सोचा, हरेंद्र दादा तो बड़े आदमी हैं, वह क्या मुझे आश्रय न दे सकेंगे? यह ख्याल मन में आते ही चरम दुख के हताश भाव में भी उसे हंसी आ गई, पर वह हंसी बड़ी करुण थी। वह यह सोचकर हंसी कि मायके में और ससुराल में जिसे जगह नहीं मिली, उसे आश्रय देंगे हरेंद्र दादा। हरेंद्र दादा के बाप तो उसी के गांव के आदमी हैं, पड़ोसी ही हैं। फिर वह अपने लड़के को क्यों मेरे समान स्वामी के घर से दुर्वाई गई और पिता के यहाँ से निकाल गई? बदनाम जवान औरत को अपने घर में आश्रय देंगे? कमला से अब और आगे नहीं सोचा गया। वह गाड़ी की खिड़की के पास बैठी थी। सिर निकालकर उसने देखा, बाहर बहुत ही भयानक अंधकार छाया हुआ था। उसे जान पड़ा उसका भविष्य भी ऐसा ही अंधकारपूर्ण है। उसका शरीर और मन इतना थक गया था, शिथिल हो गया था, और सोचना भी उसके लिए असंभव हो उठा था। पहले ही कहा जा चुका है कि क्षितिज दूसरी ओर की बेंच पर कोने के सहारे बैठे दोनों पैर फैलाए कमला की ओर टक टक ताक रहा था। गाड़ी आंधी की तरह तेज जा रही थी। जितना समय बीतता जाता था, जितना ही गाड़ी और बढ़ती जाती थी, उतना ही क्षितिज को अनुभव हो रहा था कि कमला अपने स्वामी के निकट खिसकती जा रही है और उससे दूर होती जा रही है। इसी से वह इन्हीं गिने घंटों में, जब तक कमला उसकी आंखों के आगे है, अपने हृदय के भंडार को, कमला को सुधा से भर लेना चाहता था। उसके मन में असीम आग्रह के साथ उसकी आंखों के दरवाजे खोल रखे थे, पलक लगने ही नहीं पाती थी। कमला का ब्याह हो चुका था और क्षितिज ने उसे बहन मान लिया था, इसलिए क्षितिज के मन में कमला के संबंध में किसी पाप वासना के लिए जगह नहीं थी। तथापि क्षितिज के मन में ख्याल जमा हुआ था कि अगर वह कमला को किसी तरह अपने पास, अपनी आंखों के आगे बहन के नाते से ही रख सकता तो उसका जीवन धन्य हो जाता। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। कमला अगर उसकी बहन होकर ही उसके घर में सदा रह सकती तो भी वह सुखी होता। उसका मन बारंबार यही कह रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे जिस तरह हो, चाहे जिस रूप में हो, कमला को वह अपने निकट, अपनी आंखों के आगे ही रखना चाहता था। फिर सोचने लगा, शायद कमला को अब इस जन्म में कभी देख ना पाऊंगा। स्वामी से प्यार और आदर पाने पर कमला के मन में इन दिनों, कुछ दिनों से एक स्वप्न की तरह धुंधल के आतंक से लिपटी हुई अस्पष्ट रूप से अंकित रहेगी। कमला को जब कभी इन बिरोए दिनों की याद आवेगी, तब उसे मेरा भी ध्यान आवेगा। उस समय यदि कुछ कृतज्ञता का भाव हृदय के कोने में सिर उठाएगा,
तो वह स्वामी के प्यार में उसी दम दब जाएगा। कमला को विपत्ति से उबार कर उसे यही जीवन भर के लिए हृदयदाह प्राप्त हुआ, यही पुरस्कार मिला। एकाएक कमला ने उसकी ओर देखा और उसे ही अपनी नज़र फेर कर कुछ हंस पड़ी। यह देखकर क्षितिज को होश हुआ। उसने भी कमला की दृष्टि का अनुसरण करते हुए हरेंद्र की ओर एक बार देखकर गाड़ी की खिड़की के बाहर घने अंधकार में अपनी दृष्टि डुबा दी, और उसके हृदय में जो एक लंबी सांस निकली वह रेल चलने की घड़घड़ाहट में और किसी ने नहीं सुनी। इधर हरेंद्र गाड़ी के बीच की बेंच पर लेटा हुआ ऊपर जल रही रोशनी की ओर दृष्टि रखकर कुछ और ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि यह कालीग्राम के यतीन्द्र मित्र कौन है। जान पड़ता है क्षितिज भूल कर रहा है। कालीग्राम में मित्र वंश का तो एक ही घर है, वह घर उसी का है। क्षितिज जिन्हें यतीन्द्र मित्र कह रहा है वह शायद उसी के पिता योगेंद्र नाथ मित्र होंगे। उनके साथ जो आदमी था वह कमला के पिता हो सकते हैं। दोनों जने कलकत्ते में कमला को खोजने आए होंगे। अगर उसके पिता आए हैं तो मेस में उनकी खोज करने अवश्य जाएंगे। इस तरह अकस्मात कॉलेज का नागा करके कलकत्ते से चल देने के लिए वह क्रोध भी करेंगे, किंतु वह लखनऊ से लौटकर जब कमला की विपत्ति का हाल कहेगा तब उनका क्रोध दूर हो जाएगा। फिर हरेंद्र सोचने लगा, मैं कमला के साथ एक ही मोटर में बैठकर आया हूँ, यह खुदीराम ने देखा है। पिताजी अगर सुने कि मैं अकेला ही कमला को साथ लेकर कलकत्ते से चला गया हूँ तो वे क्या सोचेंगे। इससे क्या उनकी कुछ बुरी धारणा मेरे बारे में नहीं हो सकती। किसी से कुछ ना बताकर इस तरह मेरा चले आना अच्छा नहीं हुआ। कमला को विपत्ति में उबारने से कहीं मुझे ही विपत्ति में न पड़ना पड़े। यह तो होम करते हाथ जलने वाली कहावत है। यह सोचते सोचते हरेंद्र के मन में भय बढ़ने लगा। वह अगर अभी गाड़ी से उतरकर लौट सकता तो उसे इस संकट से छूटने की बड़ी खुशी होती, लेकिन गाड़ी तो एकदम बर्दवान स्टेशन पर जाकर दम लेगी। हरेंद्र के मन में कमला के ऊपर क्रोध उत्पन्न होने लगा। कमला चूड़ामणि के योग में गंगा में गोता लगाने आई थी, पर अब गड़बड़ यह है कि गंगा में वह गोते खा रहा है। कमला को उबारने जाकर हरेंद्र के भी डूबने की नौबत आ गई। दो जवान मर्द एक सुंदरी युवती को रास्ते से उठाकर उसके स्वामी को लौटाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे निस्वार्थ परोपकार व्रत पर आजकल के लोगों को क्या वैसा दृढ़ विश्वास होगा? कमला का स्वामी अगर उसे ग्रहण न करे तब तो उसे लौट आना होगा। उसके बाद हरेंद्र अपने पिता और कमला के पिता को कैसे विश्वास करवाएगा कि कमला के कलकत्ते में आकर खो जाने की बात पहले उसे मालूम नहीं थी, और जब मालूम हुई तब उस घटना को कई दिन हो गए। भविष्य की समस्या जटिल मालूम होने लगने के कारण हरेंद्र ने अपने मन को यह समझाने की चेष्टा की कि रास्ते में क्षितिज ने जिस आदमी को देखा है वह यतीन्द्र नाथ मित्र ही था, उसके पिता नहीं। गाड़ी के भीतर तीनों प्राणी अपनी अपनी चिंता में इसी तरह डूबे हुए थे। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। एकाएक हरेंद्र उठकर सीधा खड़ा हो गया और बोला, क्षितिज बाबू, तुम्हारी टैक्सी से जिनकी गाड़ी लड़ गई थी उनमें से एक का नाम तुमने यतीन्द्र मित्र बताया, योगेंद्र मित्र तो नहीं था? क्षितिज और कमला खिड़की के बाहर ताक रहे थे। हरेंद्र के प्रश्न पर दोनों चौंक उठे और घूमकर बैठ गए। क्षितिज ने कहा, शायद यही नाम बतलाया हो, मुझे ठीक ठाक याद नहीं। उस वक्त स्टेशन आने की जल्दी थी, इधर ही मन लगा था और नाम भी एक ही बार सुना था। हरेंद्र ने रुककर कहा, अच्छा उनका चेहरा मोरा और डील कैसा था, कुछ बतला सकते हो? क्षितिज ने कहा, हाँ, चेहरा खूब रूखा और चौड़ा था, रंग गोरा था, नाक खांडे की तरह नुकीली और ऊंची थी, मुझ के बाल खिचड़ी थे, आंखें देखने से यही बोध होता था कि गुस्से में है। यह वर्णन सुनकर तो हरेंद्र का मुख सूख गया। उसके मुख से एकाएक कोई शब्द ही नहीं निकला। कमला बोल उठी, तब तो काका ही थे, हरेंद्र दादा के बेटा, उनके साथ कौन था? क्षितिज था। आज कमला के मुख से बिना किसी संकोच के दादा संबोधन सुनकर क्षितिज ने कुछ हंसकर कहा, उनको तो मैं पहचानता नहीं और ना ही उनका नाम ही सुना है। हाँ, उनके चेहरे का बयान कर सकता हूँ, उसी से तुम लोगों ने शायद पहचान लो। वह नाटे कद के, गोल मटोल, मोटे ताजे थे। शरीर का रंग उज्ज्वल श्याम था, दाढ़ी मूछ मुड़ी हुई, सिर पर मोटी चोटी थी और नाक के ऊपर एक निशान था। कमला कह उठी, यह तो मेरे पिताजी थे। शायद पोस्ट मास्टर से सुना होगा कि हरेंद्र दादा की रजिस्ट्री चिट्ठी आकर लौट गई, इसी से काका को साथ लेकर हरेंद्र दादा के पास मेरी खबर लेने आए होंगे। कमला को यह अनुमान हरेंद्र को अक्षर अक्षर सत्य मालूम हुआ और इससे उसका मुख और भी सूख गया। हरेंद्र कुछ भी ना बोल सका। क्षितिज को भी कहने के लिए कुछ नहीं सूझता था। क्षितिज और हरेंद्र दोनों को चुप देखकर कमला ने फिर कहा, तो इसी अगले स्टेशन से उतरकर हम लोग कलकत्ते लौट ना चलें? उस समय कलकत्ते लौट न जाकर अपने मेस के घर में उपस्थित रहने के हरेंद्र का मन व्याकुल उठा, जिसमें पिता और हरनाथ मैत्री दोनों मेस में जाकर यह देख पाए कि कलकत्ते में है, कमला को लेकर पश्चिम नहीं है। इसी से कमला का प्रस्ताव सुनकर उत्सुक होकर हरेंद्र ने क्षितिज के मुख की ओर देखा। क्षितिज कह उठा, अगला स्टेशन तो वही वर्धमान है। आज कलकत्ते लौटने के लिए रात को कोई गाड़ी नहीं, कल सवेरे की गाड़ी से कलकत्ते जब तक पहुंचेंगे तब तक इधर हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे।
जिसकी चीज है उसे कुशल पूर्वक लौटा कर निश्चिंत होकर हम लोग सोमवार को ही लौट आएंगे। तब तक वे दोनों जने निश्चय ही कलकत्ते में ही रहेंगे। क्षितिज ने जब कहा जिसकी चीज है उसे कुशल पूर्वक लौटाकर निश्चिंत होकर हम लोग सोमवार को ही लौट आवेंगे, उस समय उसकी आवाज और दृष्टि में भी एक ऐसा विषाद का भाव उठ फूट पड़ा। कमला ताड़ गई। अपने स्वामी के उल्लेख से और क्षितिज के कहने के ढंग से कमला ने शर्माकर अपना मुंह फेर लिया। क्षितिज ने देखा कमला का मुख लाल कमल के रंग का हो उठा और उसके ऊपर गहरे हरे रंग की रोशनी पड़ने से वह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है, जैसे अरुणोदय के समय खिल रहे कमल कुसुम के आसपास हरे पत्तों में अरुण की आभा पड़ रही हो। कमला मुंह फेर कर बैठी। क्षितिज की उक्ति के प्रत्येक शब्द का गूढ़ अर्थ सोच रही थी। जिसकी चीज है उसे कुशल पूर्वक लौटाकर निश्चिंत होकर हम लोग सोमवार को ही लौटेंगे। क्षितिज ने मुख से जो कहा वह उसका मन कितना नहीं चाहता था। यह बात तो उसकी आज के विषादपूर्ण स्वर ने ही कमला को बतला दी। लौटने तो वह जरूर जा रहा है, लेकिन इच्छा से नहीं। वह निश्चिंत होकर नहीं लौटेगा, यह भी निश्चित है। साथ ही लौटने का काम कुशल पूर्वक नहीं हो सकता, यह संदेह भी उसके मन में यथेष्ट प्रबल है। कमला लज्जा और भय से मरी जा रही थी। वह अंधकार के भीतर अपनी लज्जित दृष्टि को डुबोकर जहां की तहां बैठी रही, जैसे पत्थर की प्रतिमा हो। बेचारा हरेंद्र एकदम जान पर खेल बेंच पर लंबा लंबा लेटा रहा। यह देखकर क्षितिज ने कहा रात हो गई, अब सो रहना चाहिए। तुम भी कमला लेट जाओ। कमला ने मुंह फेरे बिना ही कहा आप लोग सोएं, मुझे नींद नहीं आ रही।